रोहित सरदाना, दमदार आवाज, निर्भीकता, बेबाकी, बेखौफ, यह पहचान थी रोहित सरदाना की। रोहित सरदाना की कोरोना की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई। रोहित सरदाना खासतौर पे एक एंकर जब किसी दूसरे एंकर को देखता है तो उसको ध्यान से सुनता है और उसके सवालों को सुनता है और उसके सवालों की गहराई और पहनेपन से अंदाजा लगाता है उस पत्रकार का। रोहित सरदाना इस मामले में बेजोड़ थे और उनका वाकई कोई सानी नहीं, लेकिन आज कोरोना से वो हार गए। देखिए रिपोर्ट। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। करना मुझे कुछ ऐसा ही है जिसमें सब लोग मुझे जानते हो। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी। यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। वाकई मौत को भी शायद उस वक्त मलाल हुआ होगा। कुछ देर के लिए मौत भी रुक सी गई होगी। कुछ पलों के लिए मौत ठहर गई होगी। 42 साल, सिर्फ 42 साल, यह भी कोई उम्र होती है जाने की। अभी तो जिंदगी ने तरक्की की चादर ओढ़ी थी। अभी तो जिंदगी ने कामयाबी के पंख फैलाए थे। अभी तो जी भर के जीने का वक्त आया था। अभी परवाज करने का पल आया था। लेकिन यही तो जिंदगी है जो होकर भी नहीं होती और नहीं होकर भी होती है। मौत तो दबे पांव आती है और जिंदगी को चुरा ले जाती है। पीछे कुछ रह जाता है तो सिर्फ यादें। तो तुम जर्नलिज्म में किस लिए आए हो? मैंने कहा जी मुझे टीवी पे आना है और मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो हर आदमी मुझे जानता हो। रोहित सरदाना पिछले कुछ वक्त से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। वो उससे उबर ही रहे थे कि गुरुवार देर रात उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शुक्रवार दोपहर को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो आपका मन करता आप रुको, किसी भी चीज को ऐसे मिस नहीं कर दो, किसी भी चीज को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर दो, किसी भी बेबाक अंदाज और तीखे सवाल देखना पड़ता है, रोहित की खासियत थे। समझना पड़ता है। वो इसीलिए जाने जाते थे। मीडिया इंडस्ट्री की दुनिया में रोहित बड़ी उदासी से याद किए जाते रहेंगे। रोहित सरदाना भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी, आपकी और टीवी पत्रकारिता की तारीख में रोहित हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। और रोहित अपने आखिरी वक्त में भी, जिस वक्त वो अस्पताल में थे, घर पर थे, उस वक्त भी लोगों की मदद कर रहे थे। आपको दिखा रहे हैं उनके ट्वीट्स। आखिरी वक्त में भी वो ट्वीट के जरिए लोगों की मदद कर रहे थे घर से ही। रोहित का ये ट्वीट कल रात का है जिसमें उन्होंने एक महिला जिनका नाम करुणा श्रीवास्तव है, उम्र 29 साल है, उनके लिए कहा कि 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन की अर्जेंट जरूरत है। ये उनका आखिरी ट्वीट था, यानी घर से भी वो लोगों की मदद कर रहे थे। अगला ट्वीट मैं उनका दिखाऊं आपको। उनका एक और ट्वीट, नाम सतीश शर्मा, उम्र 60 साल, जरूरत है प्लाज्मा ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव। ये मौत से पहले उन्होंने ट्वीट किए हैं, यानी बिस्तर पर थे लेकिन फिर भी लोगों की मदद में पीछे नहीं थे। रोहित का एक और ट्वीट मैं आपको दिखाऊं। उन्होंने लिखा, तुरंत अस्पताल की जरूरत है, नाम कमलेश अवस्थी, कल शाम से अस्पताल तलाश रहा हूं। यानी किसी के लिए प्लाज्मा, किसी के लिए बेड और किसी के लिए रोहित सरदाना दरअसल ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके आखिरी वक्त के ट्वीट थे। लेकिन आपको बताऊं कि रोहित के
आखिरी ट्वीट हमने आपको दिखा दी है, लेकिन रोहित सरदाना दरअसल अस्पताल में उनकी मौत हुई, हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ। रोहित सरदाना दरअसल कोरोना से जूझ रहे थे। रोहित ने टेस्ट कराया था, लेकिन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज दोपहर हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां हैं। रोहित ने पहले कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रोहित को पता नहीं चल सका कि उन्हें कोरोना है, लेकिन बाद में जब रोहित को तकलीफ बढ़ी तो उन्होंने सिटी स्कैन करवाया तो उन्हें पता चला कि कोरोना फेफड़ों तक पहुंच चुका है। और रिपोर्ट से पता नहीं चला, रोहित घर पर ही आइसोलेशन में थे, कोरोना से निकल रहे थे और सोशल मीडिया पर लोगों की मदद कर रहे थे। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन रोहित को बचाया नहीं जा सका। आज दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। आइए आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किए हैं। क्या कुछ ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं, ये आपको दिखाते हैं। रोहित के लिए प्रधानमंत्री का ट्वीट। प्रधानमंत्री ने लिखा कि रोहित सरदाना हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए। रोहित हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे, देश की प्रगति के लिए हमेशा जोश में दिखते थे। रोहित सरदाना का निधन देश के मीडिया जगत को बड़ा नुकसान है। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके लिए ट्वीट किया। अमित शाह ने लिखा, रोहित सरदाना के असमय निधन से दुखी हूं। देश ने एक बहादुर और निष्पक्ष पत्रकार खो दिया है। भगवान उनके परिवार को साहस दे। अमित शाह के ट्वीट के बाद सवाल यही है, आपको बताएं कि रोहित सरदाना की मौत बेशक कोरोना की वजह से हुई हो, एक और पत्रकार कोरोना की वजह से आज चला गया हो, लेकिन आपको याद होगा आज से लगभग 3 महीने पहले 4 फरवरी को हमने अपने दोस्त और साथी विकास को कोरोना की वजह से खो दिया था। वो कोरोना को मात देकर तो वापस आ गए थे, लेकिन कोरोना के बाद की दिक्कतों ने उनके लिए मुश्किल हालात बना दिए थे। विकास वेंटिलेटर पर थे और मैं उनका यही शो, ये भारत की बात है, कर रहा था। शो के दौरान ही मोबाइल पर मैसेज आया कि विकास नहीं रहे। शायद तब रात को 9:20 हो रहे थे। बाकी के 20 मिनट यानी 9:40 तक शो करना पहाड़ जैसा था। उसके बाद हमारे एक और साथी कुणाल, जो कैमरे के पीछे रहकर आपके लिए खबरें लिखते थे, कुछ दिन पहले कोरोना से कुणाल की भी मौत हो गई। अपने पीछे कुणाल एक 6 महीने की मासूम बेटी छोड़ गए और आज रोहित सरदाना का जाना भी वैसा ही एहसास करा गया। लगा एक और विकास, एक और कुणाल चला गया। मैं रोहित सरदाना से कई बार मिला, वो जमीन से जुड़े शख्स थे, बिल्कुल विकास की तरह। लेकिन एक के बाद एक मीडिया के कई साथियों को खोना, अपने साथ काम करने वालों को कोरोना से लड़ते हुए हारते देखना, सभी के हौसलों को अब डिगा रहा है। विकास, कुणाल, रोहित और उनकी तरह बहुत से साथी जो कोरोना की वजह से हमें छोड़ गए, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी और उनके परिवार की क्षति की कभी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत जरूरी है मीडिया के फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिले, जो दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं। यही कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात वैक्सीन की कर रहे हैं तो शुरुआत वैक्सीन से कर रहे हैं। कल से देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हिंदुस्तान में शुरू होने जा रही है। कोरोना से लड़ाई का यही ब्रह्मास्त्र है, यही रामबाण है, यही संजीवनी है। इसलिए जिन राज्यों में वैक्सीन लग रही है, जरूर जाएं वैक्सीन लगवाने। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई का आगाज कल से हो रहा है। कल से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 28 अप्रैल शाम 4 बजे से इसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। वैक्सीन को लेकर देश भर के युवाओं में जोश है। इसी वजह से रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही लाखों हिट्स की वजह से कुछ देर तक रजिस्ट्रेशन में बाधा भी आई, लेकिन इसके बाद करोड़ों लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हालांकि कल कई राज्यों में टीके की कमी की वजह से टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। सभी राज्यों की कोशिश है कि जल्द से जल्द 18 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को टीका दिया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम के बीच वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है।
और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है। वैक्सीन नहीं लगवाई, मैं आपको दो फेफड़े दिखाने जा रहा हूं, यानी दो लंग्स। एक वो शख्स जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, कोरोना हुआ और उसके बाद फेफड़ों की हालत क्या हुई। दूसरा जिसने वैक्सीन लगवाई, कोरोना हुआ और फेफड़ों की हालत क्या। आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि वैक्सीन कितनी जरूरी है। देखिए जरा पहली तस्वीर देखिए, यह कोरोना से संक्रमित लंग्स है। इस फेफड़े की हालत देख रहे हैं आप, ये कोरोना से संक्रमित है। फेफड़े की हालत देखिए क्या हो गई है फेफड़े की हालत, यानी इसने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। जिस शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कोरोना जब लंग्स तक पहुंचा तो फेफड़ों को पूरी तरह से बर्बाद और बेकार कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इन्फेक्शन है। ये जो आप देख रहे हैं ये कोरोना है फेफड़ों के अंदर। फुल स्क्रीन अगर एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए जरा, अगर आप देखें ये तस्वीरें, ये लंग्स आपको नजर आ रहे हैं और इन लंग्स में अगर आप देखिए नजदीक से, ये कोरोना चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। पूरी तरह से लंग्स को खराब कर दिया है कोरोना ने। ये वो उस शख्स के फेफड़े हैं जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया था। आइए अब आपको दिखाते हैं दूसरा शख्स का लंग्स दिखाते हैं जिसने वैक्सीन लगवाई थी। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, ये वो फेफड़ा है जिस शख्स ने वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपको संक्रमण हुआ भी है तो आपकी कंडीशन बहुत खराब नहीं होगी। ये फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरें दिखाएं और बैक टू बैक अगर हम दोनों दिखा सकें फेफड़े, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं पहली, ये दूसरी तस्वीर वैक्सीन लगवाने के, ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई। पहली जो हम आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स ने वैक्सीन लगवाई थी उसके फेफड़े आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं जिस शख्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अब आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा वैक्सीन लगवाने और नहीं लगवाने का क्या फर्क है और किस तरह से कोरोना का संक्रमण फैलता है। तो अब आपको तय करना है, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कोरोना से लड़ना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले वाला जो लंग है फेफड़ा है, वो वैक्सीन लगवाने के बाद का है। तो वैक्सीन लगवाने की तैयारी बेशक कर लीजिए। हो सकता है कुछ राज्यों में कुछ देर से वैक्सीन लगे, तो जब भी वैक्सीनेशन शुरू हो आप लगवाएं। आपको जल्दी से बताते हैं कौन से राज्य में 1 मई यानी कि कल वैक्सीन नहीं लगेगी। हो सकता है 2 मई, 3 मई, 4 मई या एक हफ्ते बाद लगे। तो दिल्ली, सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली में 1 मई यानी कल से वैक्सीन नहीं लगेगी। वजह भी आपको बताएंगे, केजरीवाल ने क्या कहा है। दिल्ली के अलावा जल्दी से अगर हम इसे प्ले करें, दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी कल से वैक्सीन नहीं लगेगी। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। राजस्थान का कहना है कि वैक्सीन नहीं है। गुजरात में भी 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं होगा और बिहार इनमें शामिल है जहां वैक्सीन नहीं लगेगी। बिहार के बाद मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ ये वो राज्य है जिसमें कल से वैक्सीन नहीं लगनी है। पंजाब इसमें शुमार है, जिनके पास वैक्सीन नहीं है, और झारखंड, इनका कहना है कि जब वैक्सीन आ जाएगी उसके बाद ये वैक्सीन लगवाना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में क्या कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली अगर हम दिखाएं, दिल्ली में वैक्सीन क्यों नहीं लग रही, क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। कोविशील्ड वैक्सीन आ रही है कल या परसों, 3 लाख क्वांटिटी आ रही है। उसके बाद और आती रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, वो कह रहे हैं कल आप सेंटर्स पर मत लगिए, क्योंकि अभी जो 45 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उन्हें वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 साल और उससे ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन अभी दिल्ली में नहीं लगनी है। और कौन से राज्य और क्या कहना है ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको उससे पहले मैं बता दूं कि अगर जो वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो आपको कुछ सिम्टम्स होंगे वैक्सीन लगवाने के बाद, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हो सकता है आपको परेशान करें, कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बुखार हो सकता है। आपको बता दें, अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो बुखार हो सकता है, सूजन आपको हो सकती है अगर आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, और इसके अलावा थकान महसूस हो सकती है, शिवरिंग, कपकपी भी आपको हो सकती है, सिर दर्द भी आपको हो सकता है वैक्सीन लगवाने के बाद, और ठंड भी लग सकती है, जो मैंने जिक्र किया, शिवरिंग आपको हो सकती है। साथ ही साथ
मिचली भी आ सकती है, वोमिट भी आपको हो सकती है। वैक्सीन लगवाने के बाद मांसपेशियों में भी दर्द महसूस हो सकता है। बाजू में लाल चकत्ते, यानी जहां वैक्सीन लगवाएंगे वहां रेड स्पॉट भी पड़ सकता है, वैक्सीन वाली जगह लाल भी हो सकती है। ये सारे साइड इफेक्ट वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफेक्ट हैं, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। आपको हम बताने जा रहे हैं कि इससे खतरा बिल्कुल नहीं है। यह भी जरा जान लीजिए कि इससे खतरा नहीं है। ये जो कुछ भी आपको सिम्टम्स हमने बताए, दरअसल होता क्या है, साइड इफेक्ट शुभ संकेत है, यानी ये अगर आपको हो रहा है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। जल्दी से इसे बढ़ाएं, इससे शरीर को कोई खतरा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वक्ती होगा, जो भी आपको होगा वैक्सीन के प्रभाव का पता चलता है। यानी ये साइड इफेक्ट्स अगर आपको हो रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वैक्सीन असर कर रही है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, दरअसल वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज वायरस को फैलने से रोकता है। जब एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं आपके शरीर के अंदर, उस दौरान दरअसल ये साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हो सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं, एंटीबॉडीज के दौरान शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं ये एंटीबॉडीज बनने के दौरान होंगे और यही प्रभाव साइड इफेक्ट्स के तौर पर दिखते हैं। अगर मैं आपको सीधे और सरल शब्दों में बताऊं कि आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए अगर एंटीबॉडीज बन रहे हैं, उस दौरान ही ये साइड इफेक्ट्स होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन नहीं लग रही है। मध्य प्रदेश क्या कुछ कह रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में कल से वैक्सीन नहीं, 45 साल और उससे ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगती रहेगी, लेकिन 18 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए कल से नहीं। शिवराज को सुनिए क्या कह रहे हैं। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे। खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि 1 मई से यह कार्यक्रम शुरू नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जिन राज्यों में वैक्सीन लग रही है, और इन राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में भी 1 मई के बाद हो सकता है 1 हफ्ते बाद वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए। अभी मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन के पहले डोज के बाद साइड इफेक्ट होता है, लेकिन दूसरी डोज जब आप लेंगे कुछ हफ्तों बाद तो साइड इफेक्ट हो सकता है ज्यादा हो। दूसरी डोज के बाद वैक्सीन और ज्यादा तेजी से काम करती है। अगर कहें कि पहली डोज जो आपने ली, क्योंकि पहली डोज अपना असर दिखा चुका होता है और इस दौरान शरीर पर कई साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ज्यादातर दूसरे डोज के बाद ही साइड इफेक्ट्स दिखते हैं। यानी दूसरे डोज के बाद कुछ वक्त के बाद एंटीबॉडीज पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, यानी कोरोना से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन आप करवा रहे हैं तो कुछ एहतियात आपको बरतने जरूरी है। कौन कौन से एहतियात आपको खाने में बरतने हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है या परहेज करना है, मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये ग्रिड अगर हटाए तो हम दिखाएं, संतुलित डाइट लें। वैक्सीनेशन के बाद, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद एक संतुलित डाइट लें। वैक्सीन के बाद साबुत अनाज खाएं। वैक्सीनेशन के बाद भिगोए हुए कच्चे चने खाएं। ये चीजें आप वैक्सीन के बाद लें, लेकिन वैक्सीन से पहले क्या खाएं ये आपको बताते हैं। वैक्सीन से पहले दरअसल आप खाइए, खूब पानी पीजिए। पहले तो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपका वाटर इंटेक ज्यादा हो, और तरबूज खाएं, साथ ही साथ खीरा खाएं। ये वो चीजें हैं जो वैक्सीन से पहले आपको करनी है। इसके अलावा ककड़ी खाएं वैक्सीन से पहले, और इन चीजों का आपको एहतियात बरतना है। फल खाएं, ये चीजें जो वैक्सीन लगवाने से पहले आपको लेनी है। साथ ही आपको बताएं कि महाराष्ट्र में भी कल से वैक्सीन नहीं लग रही है। महाराष्ट्र में क्या वजह है वैक्सीन ना लगने की? केसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, सुनिए जरा। एक साथ
सभी 18 से 44 साल के उम्र के लोग नहीं जा पाएंगे और उतनी हमारे पास वैक्सीन की यानी टीकाकरण के टीके भी नहीं हैं। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसीलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है, तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। तो आपने सुना महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को सभी बहुत से राज्य, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ शुमार हो, उनका कहना है उनके पास अभी वैक्सीन नहीं है। उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, कुछ वक्त में वैक्सीन आ जाएगी, उसके बाद वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो आइए साथ साथ आपको एक बहुत खास महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवाने जाएंगे कल से। बहुत से लोग जिन राज्यों में नहीं शुरू हुआ है वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ये इसको ग्राफिक्स को जरा ध्यान से देखें, जरूरी जानकारी है। कौन कौन लोग फिलहाल इस स्थिति में वैक्सीन हरगिज ना लगवाएं। अगर आपको एलर्जी है, इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जी है, तो आप वैक्सीन बिल्कुल ना लगवाएं या फिर डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा आपको बताएं, बुखार या घातक संक्रमण हो, फीवर आ रहा हो या आपको इंफेक्शन हो ज्यादा, तो वैक्सीन ना लगवाएं। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन न लगवाएं और अगर लगवाना है तो अपने डॉक्टर से पहले बात कर लें। अगर कोई और वैक्सीन ली हो उस सूरत में भी पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें, उसके बाद ही कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन के बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। आपको सबसे पहले बताते हैं कि एक तरफ वैक्सीन का इंतजार हो रहा है, दूसरी तरफ कैसे ऑक्सीजन एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई की जा रही है, किन किन साधनों से की जा रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एयरफोर्स इस काम में लगा है। ये इंदौर से जामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स का विमान जिसमें पूरा टैंकर लादा गया है। देखिए, अगर आप देखिए, पूरा टैंकर, क्रायोजेनिक टैंक पूरा इस एयरफोर्स के विमान के अंदर है और इसको इंदौर से जामनगर ले जाया गया है। जामनगर इसलिए क्योंकि जामनगर में ऑक्सीजन प्लांट है जहां से इस क्रायोजेनिक टैंक में ऑक्सीजन फिल की जाएगी। उसके बाद ये वापस इंदौर में जाएगा क्योंकि इंदौर में बहुत ज्यादा केसेस हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं न सिर्फ वायुसेना बल्कि रेलवे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये देखिए, उड़ीसा से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलिए राउरकेला से फरीदाबाद के लिए, राउरकेला से फरीदाबाद के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस आगे बढ़ रही है। दरअसल इसमें देखिए अगर आप, तो क्रायोजेनिक टैंक पीछे आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप फुल स्क्रीन दिखाइए, क्रायोजेनिक टैंक जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये उड़ीसा से फरीदाबाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में ऑक्सीजन प्लांट है, वहां से ऑक्सीजन लेके ही आगे बढ़ रही है। न सिर्फ ये बल्कि आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे तेलंगाना के सिकंदराबाद से उड़ीसा के लिए निकल रही है एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ये देखिए, तेलंगाना के सिकंदराबाद से ये आप देख रहे हैं क्रायोजेनिक टैंक, पूरे ट्रक चढ़े जिसपे क्रायोजेनिक पूरे टैंक पीछे लदे हुए और बाकी खाली। अगर आप देखें तो सिर्फ इन क्रायोजेनिक टैंक्स के लिए ये पूरी ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। ये सिकंदराबाद से अंगुल जा रही है उड़ीसा, वहां भी ऑक्सीजन प्लांट है। झारखंड और उड़ीसा वो राज्य है जहां ऑक्सीजन के प्लांट है, इसलिए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहां लगाई गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बोकारो से जबलपुर की ऑक्सीजन एक्सप्रेस की हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर हम दिखाएं इस तस्वीर को, ये देखिए क्रायोजेनिक टैंक आपको नजर आ रहा है ऊपर। ये एक तरीका है, यही एक तरीका है इस स्थिति में, दरअसल क्योंकि ऑक्सीजन बहुत से राज्यों में नहीं है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां ऑक्सीजन नहीं, और यही एक जरिया है कि झारखंड और उड़ीसा से ऑक्सीजन इन राज्यों में पहुंचाई जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑक्सीजन जब यहां पहुंच जाती है उसके बाद कैसे आपके अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद। ये देखिए कानपुर की तस्वीरें, कानपुर की, उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर दिखाएं, ऑक्सीजन पहुंचने के बाद पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रही है। हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे
आइए अब आपको दिखाते हैं लोग जिनके पास फिलहाल ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है वो कैसे सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, हाथों में मरीज घर पर है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो परिस्थिति ये है कि इस वक्त लोग खुद जाते हैं, अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन लगा रहे हैं। चारों तरफ से व्यवस्था करिए, देखिए खुद फिलिंग स्टेशन पर सिलेंडर भरवाने की लाइन लगी हुई है। कैसे कैसे लोग लेकर जा रहे हैं, जिनके घर में मरीज है, जिनके पास कोई और विकल्प नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा है। देखिए जरा एक रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं। हालात ये है कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ऐसे आफतकाल से निपटने के लिए सेना और रेलवे युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। सेना के विमान ऑक्सीजन सिलेंडर समेत तमाम जरूरी सामान शहर शहर पहुंचा रहे हैं। तो वहीं इस आफतकाल में रेलवे ने भी संकट मोचक की भूमिका निभाई है। जिन शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है वहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए प्राणवायु की सप्लाई की जा रही है और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले 10 दिनों में रेलवे करीब 640 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। वहीं वायुसेना के विमान भी शहर शहर संजीवनी पहुंचा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये मुश्किल वक्त है और चुनौतीपूर्ण वक्त है। कैसे वो लगातार बैठकें ले रहे हैं, कैसे वो फैसले ले रहे हैं, देखिए जरा इस खास रिपोर्ट में। कोरोना पर एक्शन में मोदी, मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, कोरोना से निपटने की रणनीति पर चर्चा। कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। अधिकारियों और विभाग अध्यक्षों से वो लगातार हालात की जानकारी ले रहे हैं। बिगड़ते हालात को लेकर आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। वर्चुअली हुई इस मीटिंग में मंत्रियों के साथ हालात पर नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। पीएम मोदी ने मंत्रियों से अपने इलाकों में स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने इलाके के लोगों के संपर्क में रहें, जो जरूरतमंद हैं उनको मदद पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ को कोरोना था, कोरोना के दौरान भी वो लगातार बैठकें कर रहे थे टीम 11 के साथ। अब उन्होंने अपनी टीम 11 को टीम 9 में बदल दिया है। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट कोरोना की आई है, वो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। यानी कोरोना को मात देकर योगी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और आज उन्होंने एक और बड़ी बैठक ली। देखिए जरा ये रिपोर्ट। कोरोना को हराते ही एक्शन में योगी। टीम 11 में योगी ने किया बदलाव। कोरोना से जंग की नई रणनीति तैयार। करीब 2 हफ्ते तक होम आइसोलेट रहकर योगी ने कोरोना को हरा दिया और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। खुद सीएम योगी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। होम आइसोलेट रहने के दौरान ही योगी प्रदेश की हर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। टीम 11 और अधिकारियों के साथ वो लगातार संपर्क में थे, लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने कोरोना को मात दे दी है तो वो पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी ने नई टीम को साफ निर्देश दिया है कि आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफसर संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लोगों तक मदद पहुंचाएं और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी टीम 9 की होगी। तो मोदी एक्शन में है, योगी एक्शन में है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालात को संभाला जाए और विदेश से भी भारत को मदद आ रही है और रोज आ रही है। रोज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज फिर आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका की तस्वीर देखिए। अमेरिका से मदद की खेप लेकर विमान आया है। ये देखिए, अमेरिका से जो मदद आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अमेरिका से जो मदद आई है, इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर शामिल है। ये अमेरिका से आई है। देखिए, अमेरिका का
यूएस एयरफोर्स का ये जो विमान आप देख रहे हैं, ये यूएस अमेरिकन एयरफोर्स का, वायुसेना का ये विमान है US-8। ये देख रहे हैं, ये जो आया है ये अमेरिका से आया है। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं हम कि आखिर यूएस के बाद आयरलैंड भी हिंदुस्तान की मदद के लिए आ गया है। आयरलैंड ने क्या भेजा है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं जो आयरलैंड से चीजें आई हैं हिंदुस्तान की मदद के लिए। सभी मुल्क मदद कर रहे हैं। हर रोज इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। हर रोज एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान को मदद भेजी जा रही है। यानी सब हिंदुस्तान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए। न सिर्फ आयरलैंड बल्कि रोमानिया से भी मदद पहुंची है हिंदुस्तान में। तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा, ये रोमानिया से मदद की खेप आई है। ये सब हिंदुस्तान आ चुका है और कोशिश की जा रही है कि लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे जिससे लोगों को राहत मिले। रोमानिया से ये तस्वीरें आई हैं, देखिए जरा, रोमानिया का विमान यहां पहुंचा और उसके बाद ये मदद की खेप लेकर आया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यूएई की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूएई ने क्या मदद भेजी है। हर रोज लगभग हर दूसरे दिन यूएई से मदद आ रही है। संयुक्त अरब अमीरात का जो विमान आया है उसमें आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से यहां तक ये जो आप देख रहे हैं ये सब मेडिकल इक्विपमेंट्स इसमें है। इसके अलावा इसमें कोरोना का टेस्ट करने के इक्विपमेंट्स हैं। ये सारी चीजें दुबई से, संयुक्त अरब अमीरात यूएई से आई हैं। न सिर्फ यूएई बल्कि बैंकॉक से भी हमें मदद आ रही है। देखिए, तस्वीरें दिखाने का मकसद है कि हिंदुस्तान के साथ इस वक्त पूरी दुनिया आकर खड़ी हो गई है। ये देखिए जरा, बैंकॉक से क्रायोजेनिक टैंक आए जिसे हम आपको दिखा रहे थे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के ऊपर जो टैंक्स थे वो यही क्रायोजेनिक टैंक थे, इसी पे ऑक्सीजन ले जाई जाती है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए हिंदुस्तान को इन टैंक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आइए आपको साथ साथ दिखाते हैं कैसे। आपने देख लिया वायुसेना के अलावा, ये देखिए नेवी कैसे डटी हुई है, नेवी कैसे इस दौर में सहयोग कर रही है। ये आईएनएस कोलकाता से बहरीन के लिए, ये देख रहे हैं तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, आईएनएस की तस्वीर फुल स्क्रीन अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं, ये आईएनएस को आप देख रहे हैं, ये भी मदद लेकर पहुंचा है। ये भी मदद लेकर पहुंचा है। तो न सिर्फ वायुसेना बल्कि देखिए नेवी, भारतीय नेवी भी इसी काम में लगी हुई है शिद्दत से। भारतीय नेवी भी मदद में लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये मदद हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। तो फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप बहुत ख्याल रखिए अपना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।